So welcome to plus 2 class. Today we are going to discuss our topic राज्यों का पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। राज्यों के निर्माण किस तरह से किया गया था। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से मणिपुर रियासत को, हैदराबाद रियासत को भारतीय केंद्र के साथ किस तरह से मिलाया गया, और अब हम देखेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन किस तरह से किया गया। बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। देखा कि आपने बंटवारा भी इसमें देखा, और किस तरह से देशी रियासतों को भारत जो हमारी प्रिंसली स्टेट थी उसको किस तरह से भारत में विलय किया गया। अब हम उसके आगे चलते हैं तो कहता है इसी से भारतीय राष्ट्र निर्माण यानी कि पूरे देश के जो नेशन बिल्डिंग का जो काम था वो पूरा नहीं हुआ। भारत के प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी भी सामने थी, यानी कि किस तरह से हमारी जो इंटरनल स्टेट थी उनकी बाउंड्री को किस तरह से तय किया जाए, इसके सामने ये सबसे बड़ी समस्या थी। यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला न था, प्रांतों की सीमाओं को इस तरह से तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले। यानी कि सिर्फ हम लोगों ने स्टेट की बाउंड्री को ही तय नहीं करना था, और ये भी देखना था कि देश की जो भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता यानी कि जो हमारे देश में डाइवर्सिटी इन कल्चर है उसकी भी साथ के साथ वो दिखता रहे, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो। औपनिवेशिक यानी कि कॉलोनियल रूल के समय जो सीमाएं थी, प्रांतों की सीमाएं जो थी वो सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। यानी कि अंग्रेजों ने अपने हिसाब से जो थी वो बाउंड्रीज तय की थी। जो एरिया, जितना एरिया वो जीत लेते थे उसे एक अलग प्रांत मान लिया जाता था, उसे एक प्रोविंसेस बोल देते थे। जितना भी एरिया वो किसी भी राजा से उसके राज्य छीन लेते थे या जीत लेते थे तो उसे वो अपना एक प्रोविंसेस मान लेते थे। हमारे राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया, यानी कि हम जो थे उसे उस तरह नहीं मान सकते थे। उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया था। अब ये जो वायदा था वो 1920 का एक नागपुर अधिवेशन हुआ था। 1920 में जब भारत आज़ाद नहीं था तो 1920 का एक नागपुर अधिवेशन, जिसको कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन माना जाता है, उस नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने ये तय किया था कि देश की आज़ादी के बाद देश में जो सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा उसका आधार जो होगा वो भाषा होगा। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही बनाया जाएगा। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर ही बनाया गया था, और समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी। आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली, और हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है, देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। ऑलरेडी हम लोग ये देख चुके थे कि भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर हमारे देश के दो टुकड़े पहले से ही हो चुके थे, और इससे अव्यवस्था फैल सकती थी। इससे हमारे नेताओं को चिंता थी कि भाषा का अगर आधार बनाया गया भी, अगर सिर्फ भाषा को लेकर आधार बनाया गया जो सीमाओं को निर्धारण करने के लिए, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए, तो इससे देश में और जो है वो अव्यवस्था फैल सकती है। इसके अलावा दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया। रजवाड़ों का मसला अभी हल नहीं हुआ था और बंटवारे की यादें भी अभी ताज़ा थी। यानी कि अभी सब चीज़ों को देखते हुए भी भारतीय यूनिटी के लिए इसको एक खतरा माना जा रहा था कि भाषा के आधार पर अगर हम तय करते हैं, बाउंड्री तय करते हैं राज्यों की, तो इसको खतरा माना जा रहा था। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। अब जगह जगह से, क्योंकि 1920 के नागपुर अधिवेशन में ऐसी बात कही गई थी कांग्रेस के द्वारा, लेकिन अब इस बात को जो है वो चुनौती दी जा रही थी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। अब मद्रास जो प्रोविंसेस था और उसमें तेलुगु भाषा जो लोग थे उसमें उन्होंने एक रिवोल्ट कर दिया। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्सा मौजूदा केरल एवं कर्नाटक में भी थे। विशाल आंध्र प्रदेश नाम के अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया था। एक आंध्रा आंदोलन चलाया गया जिसमें कि आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया था। इसके बारे में शायद आप लोगों ने कुछ पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि
मांग मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग अलग करके एक नए राज्य आंध्र प्रदेश बनाए जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। केंद्र सरकार के हाँ ना की दुविधा में थी। उसकी मनोदशा इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता दिग्गज गांधीवादी, मतलब एक गांधीवादी नेता थे जिनका नाम श्री पोट्टी श्री रामलू, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। मतलब आपने शायद इस नाम से पहले परिचित हो, तो वो एक भूख हड़ताल पर बैठ गए जिससे कि बड़ी अव्यवस्था फैल गई। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए, मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीटों से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 में दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य की घोषणा की। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि 1952 में जो आंध्र प्रदेश बनाया गया वो भाषा के आधार पर बनाया गया था। आगे चलते हैं। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो, इस मैप में आप ये देख सकते हो कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का प्रशासनिक मानचित्र 1961 का ये एक मैप आपको दिखाया गया कि हमारी जो किस तरह से हमारी जो स्टेट्स बनाई गई थी। क्योंकि मैप 5 नंबर का मैप बच्चों आपके आना है, तो इस मैप को बड़े ध्यान से देख लीजिए। इस मैप के अंदर बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र प्रदेश, मद्रास, केरल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, देखिए हरियाणा नहीं था इस समय तक, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और ये सिक्किम, और ये देख सकते हो कि असम जो है वो सारा का सारा असम है। त्रिपुरा का जरूर दिखाया गया है, पश्चिम बंगाल भी है, बाकी जो है वो मणिपुर को भी यहाँ थोड़ा दिखाया गया है, लेकिन बाकी जो थे वो धीरे धीरे अलग हुए थे। बाकी सारा असम का ही प्रोविंसेस या असम इलाका ही माना जाता था। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एक कार्टून बेस दिया गया होगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा उसको। तो ये रिगार्डिंग उसी आंध्र प्रदेश से ही है। भी आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। जैसे जैसे आंध्र प्रदेश को एक भाषा के आधार पर दर्जा मिला और दूसरे राज्य भी इसी तर्ज पर चल पड़े संघर्ष के लिए। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया। पहला क्वेश्चन बनेगा इसका कि राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था वो कब बनाया गया था। तो इसके लिए आंसर 1953 आएगा। इस आयोग का काम राज्यों की सीमांकन और मामले पर गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। मतलब ये मानता था, मेन इसका यही पॉइंट था कि राज्य के अंदर जो भाषा बोली जाती है उस बोली जाने वाली भाषा के आधार पर ही उसका जो है वो गठन किया जाए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। यानी कि ये अधिनियम 1953 में बनाया गया और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम को जो है वो पास किया गया। पुनर्गठन अधिनियम जो पास हुआ था वो 1956 में हुआ। इस अधिनियम के आधार पर ही हमारे देश में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी जो थे वो बसाए गए थे, बनाई गई थी। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक और कार्टून हमें दिखाया गया है। इस कार्टून के नीचे अगर थोड़ा सा आप जूम करके देखें तो इसके बारे में लिखा गया है कि कॉक्सिंग द ज़ैनी 5 फरवरी 1956 शीर्षक इस कार्टून में राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषाई विवाद को सुलझाने की क्षमता पर सवाल उठाया गया था। यानी कि किस तरह से वो इस क्षमता को पूरा कर पाएंगे, अपनी भाषा के आधार पर किस तरह से स्टेट जो है वो उसका सीमांकन कर पाएंगे, उसका गठन कर पाएंगे, उसके ऊपर सवाल उठाया गया। चलिए देखते हैं। बहरहाल जो इसमें दिया गया उसको पढ़ते हैं हम लोग कि आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता यह थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आँच आएगी। मतलब आपने देखा कि पीछे हमने पढ़ा कि जैसे जैसे आज़ादी के बाद जो थी वो हमें ये बहुत बड़ा जैसे ये मसला सामने आया कि भाषा के आधार पर राज्यों का सीमांकन करना या यानी कि राज्यों को बनाना है भाषा के आधार पर, तो इसको लेके नेहरू और दूसरे लीडर्स के मन में ये डर था कि देश के और टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन कि नए भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी, किस तरह से ये एक सेपरेटिज्म जिसको बोलते हैं उसकी भावना आ जाएगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव पड़े और आज मतलब उस समय के भारत के ऊपर इस चीज़ का दबाव बढ़ेगा। जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन का मन बना लिया। देखा कि आपने किस तरह से 1953 में
राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और इसने 1956 में जो था वो अपना सिस्टम को शुरू कर दिया गया। उम्मीद थी कि अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी। अब ये माना जा रहा था कि हर क्षेत्र को यानी कि हर एरिया को जो है वो भाषा के आधार पर मान लिया जाए तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया, यानी कि अब इसे एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में देखा जा रहा था कि शायद इससे लोकतंत्र को और भी बढ़ावा मिलेगा। भाषावार राज्यों की पुनर्गठना को आज 50 साल से भी अधिक समय हो गया। हम ये कह सकते हैं भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलन लोकतांत्रिक राजनीति के नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूप से बदला है। मतलब आज ये जो भाषाई आधार पर चले लोकतंत्र या भाषाई आधार पर चलाए गए जो भी आंदोलन चलाए गए थे उससे देश की लोकतंत्र को फ़ायदा हुआ है। राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटी सी अंग्रेजी भाषा अभिजात तबके के लिए नहीं बाकियों के लिए भी खुला है। यानी कि आज डेमोक्रेटिक फॉर्म जो है वो सिर्फ पढ़े लिखे या हम रिच पीपल के लिए कहेंगे ऐसा नहीं है, बाकी सब के लिए खुला है। भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए देखिए एक समरूप आधार भी मिला है। बहुतों को आशंका थी कि इसके विपरीत इससे देश नहीं टूटा, इसके विपरीत देश की एकता और ज़्यादा मजबूत हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। आज विभिन्नता का सिद्धांत जो है वो सामने आया। जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया तो इसका सीधा मतलब है इतना भर नहीं होता कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है अथवा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। भारत के लोकतांत्रिक होने का एक अर्थ है कि लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था कि विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। आज हमने विभिन्नताओं को पहचाना और स्वीकार किया। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ साइड में आपको लिखा हुआ है कि 1963 में इसी तरह से नागालैंड, 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जो थे उसको भी भारतीय राज्य में, उससे पहले जो थे ये एक असम का ही हिस्सा थे और धीरे धीरे और फिर 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो था इनको एक राज्य का दर्जा दिया गया। और नीचे एक और आपको आगे की बात अगर हम करते हैं तो इसमें नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे कि इसी तरह एक भाषा को माध्यम बनाकर किस तरह से बॉम्बे जो था वो या अब महाराष्ट्र को जो था वो 1960 के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात बसाए गए। उसी तरह पंजाबी समुदायों की बात करें तो हिंदी भाषा और पंजाबी भाषा के दो समुदाय थे जो कि 1966 में पंजाबी भाषा जो थी वो पंजाब को और हिंदी भाषा को जो था वो हरियाणा को अलग करके और पहाड़ी भाषा जो थी वो हिमाचल प्रदेश नाम से राज्य बसाए गए। 1972 में फिर से पूर्वोत्तर में प्रसार हुआ, असम को अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया। तो यही बात जो है वो मैं ऊपर लिख चुका हूँ और यही बात जो है वो नीचे लिखा गया है। अगर हम बात करें तो तीन ऐसे राज्य भी बसाए गए जो कि जिनका एक आधार जो था वो भाषा ना होकर और उनकी संस्कृति जो है वो बनाई संस्कृति के से बने थे। अपने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में बने ये तीन राज्य जो थे वो अपनी संस्कृति के आधार पर, क्षेत्रीय संस्कृति के आधार पर बनाए गए थे। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना जो है वो बना है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से 2014-15 में इसको प्रपोजल किया गया और 2015 में 16 में इसको जो था वो एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में राज्य बनाने के ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ जो एक इलाका है उसके लिए भी जो है वो ऐसे आंदोलन चलाए जा रहे हैं। तो ये प्रपोजल है आने वाले समय में, तो देखते हैं किस तरह से हमारा लोकतंत्र है वो आप जानते हैं कि बहुत बृहत है और हर समस्या का समाधान लोकतंत्र में संभव है। तो लेट्स सी, तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर वी विल रीड समथिंग मोर रिलेटेड टू अवर history, our parties or etc. So I hope that you all have understand about the state reorganization commission, state reorganization commission या के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया then you are free to make a call to me। आप फ्री हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।